गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, किस बैंक के द्वारा नौसेना के सहयोग से नव ई कैश कार्ड लॉन्च किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDFC, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नौसेना के सहयोग से नव ई कैश कार्ड को लॉन्च किया है। और इसके बारे में देखें तो देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय नौसेना के सम्मान में एक कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम नव ई कैश रखा गया है। ठीक है, किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, किसके सम्मान में? भारतीय नौसेना के सम्मान में। और इसी के सहयोग से ये कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। इस कार्ड पर INS विक्रमादित्य की फोटो लगी हुई है। फ्रेंड, INS विक्रमादित्य ये भारत का विशाल विमान वाहक पोत है। ठीक है, विमान, इससे विमान भी लैंड कर सकती है, विमान वाहक पोत। ठीक है, ये विक्रमादित्य है और इसको भारत ने सोवियत रूस से लिया था। और ये देख लीजिए, ये है आपका विक्रमादित्य की तस्वीर। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा कार्ड की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। ये कार्ड जो है डुअल चिप कार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इस कार्ड में। कौन सा? डुअल चिप कार्ड टेक्नोलॉजी, जिसकी खासियत क्या है? जिसके कारण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इस कार्ड से पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है, इस कार्ड में जो SBI ने नव ई कैश जो कार्ड लॉन्च किया है नौसेना के सहयोग से, उसमें जो चिप लगी हुई है वो डुअल चिप कार्ड टेक्नोलॉजी की लगी हुई है। और इसमें देखा जाए तो उससे आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ खासियत है। इसके अलावा देखा जाए तो इस कार्ड का इस्तेमाल रेगुलर डेबिट कार्ड की तरह और प्रीपेड कार्ड की तरह भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत जापान के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? हैंड इन हैंड, जिमैक्स, कॉनकन, एक्विरियन। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जिमैक्स जो है वो भारत और जापान के बीच हुए द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम है। इसके बारे में देखा जाए तो हाल ही में भारत और जापान के बीच अरब सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए भारत और जापान के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, जो अभ्यास होता है द्विपक्षीय समुद्राभ्यास, उसका नाम क्या है? जिमैक्स नाम है। ठीक है, जिमैक्स है। और इस बार जो हुआ है वो अरब सागर में हुआ है। कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस अभ्यास में स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डेस्ट्रॉयड कोचिंग और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेग भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किए हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ और भी अभ्यास के नाम दिए हैं, हमें जानना चाहिए। जैसे कि हैंड इन हैंड है, ये भारत और चीन के बीच होता है। ठीक है, हैंड इन हैंड जो अभ्यास किया जाता है सैन्य अभ्यास, वो भारत और चीन के साथ के बीच में होता है। कॉनकन देख लीजिए, कॉनकन जो है वो भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है उनके बीच में किया जाता है। तो कॉनकन किसके साथ किया जाता है? भारतीय सेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी। ठीक है, एक्विरियन देख लीजिए, भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में एक्विरियन का जो है सैन्य अभ्यास किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सेशल्स में आयोजित टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम में किस देश को भागीदारी प्रशासन के रूप में चुना गया है? ठीक है, देखिए टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम आयोजित किया गया जो कि सेशल्स में किया गया। उसमें एक भागीदारी प्रशासन के रूप में किसी देश को चुना गया है। वो देश कौन सा है? चीन है, जापान है, भारत है या फिर फ्रांस है? कोई नहीं, हमारा प्यारा भारत जो है, हमारा प्यारा देश, हमारा भारत जो है वो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम में देश को जो है भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है। और इसके बारे में देखें तो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर ने सेशल्स में आयोजित अपने कार्यक्रम में भारत को भागीदारी प्रशासन के रूप में चुना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि सेशल्स में आयोजित किया गया था अभी हाल ही में कार्यक्रम, किसके द्वारा? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर। इसमें भारत को भागीदारी प्रशासन के रूप में चुना गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और आर्थिक सहयोग विकास संगठन की एक संयुक्त पहल है जो वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, UNDP की और आपकी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की एक संयुक्त पहल है। कब शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें देखें इस पहल का उद्देश्य क्या है? देश भर में विकासशील देशों की लेखा परीक्षा क्षमता
और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुपालन को मजबूत करना, ठीक है, इस पहल का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया? DRDO के द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा, IIT बॉम्बे के द्वारा, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में जो ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन का विकास किया गया है। किसके साथ? ICMR के द्वारा। देखते हैं इसके बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई ड्रोन किसके द्वारा लॉन्च किया गया फ्रेंड? ये किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा। कहाँ पे किया गया है? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी के लिए आई ड्रोन लॉन्च किया गया। और आई ड्रोन को विकसित किसने किया था? ICMR के द्वारा, ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दक्षिण एशिया में वैक्सीन को पहुंचाने के लिए मेक इन इंडिया ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। देखिए अभी हाल ही में हम लोगों ने तेलंगाना के भी बारे में पढ़ा था, ठीक है। तेलंगाना में क्या था? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो योजना चलाई गई थी ड्रोन के द्वारा, जो रिमोट एरिया में वैक्सीन को पहुंचाने के लिए वहाँ पे अभियान चलाया गया था तेलंगाना में। कौन सा? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ये भी कुछ उसी तरीके का है, लेकिन ये मेक इन इंडिया ड्रोन का इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो दक्षिण एशिया में वैक्सीनेशन को पहुंचाने के लिए, कौन सी वैक्सीनेशन को? जो कोविड की वैक्सीनेशन को पहुंचाने के लिए आई ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। इसको विकसित देखिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा विकसित ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच नॉर्थ ईस्ट। देखिए इसका फुल फॉर्म है ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच नॉर्थ ईस्ट। ड्रोन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए एक आपूर्ति मॉडल है कि जीवन रक्षक कोविड टीके सभी लोगों के पहुंच में हो, ठीक है। ICMR का क्या है? ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड? न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान में 2021 नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जितने भी नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं वो एक साथ लिखते जाइए किसके क्षेत्रों में मिलते जा रहा है। प्रश्न वहाँ से बन जाता है। बेंजामिन लिस्ट, डेविड WC मैकलिन, उपर्युक्त A और B दोनों को संयुक्त रूप से डेविड जूलियंस। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, उपर्युक्त A और B दोनों को संयुक्त रूप से, यानी कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकलिन को, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसके बारे में देखा जाए तो रसायन विज्ञान में 2021 के नोबेल पुरस्कार जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड के जन्मे वैज्ञानिक WC मैकलिन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया, ठीक है। ये जर्मनी के वैज्ञानिक है बेंजामिन लिस्ट, और इनका जो जन्म हुआ था डेविड WC मैकलिन, जिनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। और इन दोनों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये क्यों किया गया? इन्होंने किस में अपना योगदान दिया था? तो यह पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस, ठीक है, कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया था, ठीक है। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि इन्होंने जो कैटालिसिस क्या होता है फ्रेंड? कैटालिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये उत्प्रेरक होता है। तो इन्होंने एक तीसरे उत्प्रेरक की खोज किया जिसका नाम है एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस। तीसरा उत्प्रेरक है। उसके पहले जो शोधकर्ता क्या समझते थे? लंबे समय तक यही सोचते थे कि उत्प्रेरक जो है सैद्धांतिक रूप से वो दो प्रकार के हैं। एक आपका धातु हो गया उत्प्रेरक, और दूसरा क्या हो गया? एंजाइम हो गया। एंजाइम भी तो उत्प्रेरक होता है ना ये। तो अभी ये तीसरा उत्प्रेरक इन्होंने खोजा, तो ये फार्मास्यूटिकल के काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, जिसका नाम है एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिस्ट। के तीसरा उत्प्रेरक जो खोजा गया है इन दो वैज्ञानिकों के द्वारा, पहले का नाम बेंजामिन लिस्ट है और डेविड WC मैकलिन जो है, इन लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया और इसके लिए इनको 2021 का रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्विक एयरलाइंस द्वारा किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन यानी कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया? 2040 तक, 2050 तक, 2030 तक, 2060 तक। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, 2050 तक वैश्विक एयरलाइंस के द्वारा विश्व शून्य कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया। और इसके बारे में देखें तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा 77वीं वार्षिक आम बैठक में वैश्विक हवाई परिवहन उद्योग को 2050 तक
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन संबंधी प्रस्ताव को पारित किया गया है। ठीक है, यह प्रस्ताव पेरिस जलवायु समझौते के उस लक्ष्य के अनुरूप है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, किसके, देखिए पेरिस जलवायु समझौता 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, जो कि कोप कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 21। अब आपको मुझे कॉन्फ्रेंस और पार्टी यानी कि पेरिस जलवायु समझौते के बारे में बताना है कि इसकी क्या प्रतिबद्धता है, क्या ये बाध्यकारी है या फिर लोगों को एक तरीके से ये बाध्यकारी के अबाध्यकारी है, इसके कितने जो सदस्य हैं, इसमें कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया है, कितने लोगों ने अपनाया है, भारत इसका सदस्य है कि नहीं, भारत जब सदस्य है तो कब हुआ, और इसकी मतलब इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है, पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत लक्ष्य क्या रखा गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है साइक मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। साइक मिशन नासा, स्पेसएक्स, इसरो, जाक्सा। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नासा जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, उसका जो मिशन है साइक मिशन है। और बाकी स्पेसएक्स फ्रेंड किसके द्वारा बनाया गया था, एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क का है ये स्पेसएक्स। इसरो भारत का है, जाक्सा जापान का है। ठीक है, स्पेस एजेंसी है। नासा जिसने कि कंपनी अमेरिकी स्पेस एजेंसी है जिसने कि मिशन साइक मिशन को, साइक मिशन उससे संबंधित है। मिशन साइक के बारे में देख लें तो साइक मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से संबंधित है। यह अंतरिक्षयान 2022 अगस्त में फ्लोरिडा के कैप कनेवरल से स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, फॉल्कन हैवी रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा 2022 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है साइक मिशन लॉन्च किया जाएगा जो कि नासा का है, नासा जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। अब ये देखते हैं कि किसका, इसका उद्देश्य क्या है इस मिशन का। यह पहला मिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह पहला मिशन होगा जो मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में एक विशाल क्षुद्रग्रह सोलर साइक के बारे में पता लगाएगा। ठीक है, ये एक क्षुद्र ग्रह है साइक जो है, इसके बारे में पता लगाएगा कौन, ये आपका जो साइक मिशन जा रहा है जो कि लॉन्च किया जा रहा है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा 2022 में। और ये जो क्षुद्र ग्रह है फ्रेंड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है, उसमें जो एक स्पेशल जो है साइक के बारे में। और अभी हाल ही में लूसी को भी लॉन्च किया गया था ना, ये भी बृहस्पति के क्षुद्र ग्रहों के संबंधित ही 12 साल की यात्रा पे गई है, 8 क्षुद्र ग्रहों के बारे में पता चलेगी। तो ये भी लूसी भी देख लीजिएगा आप, लूसी मिशन। और ये क्षुद्र ग्रह मानस मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, एस्टेरॉयड साइक, ये था इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा किस पार्टी को नया नाम, नया प्रतीक आवंटित किया गया है। अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी, जो राष्ट्रीय लोक दल, या फिर तेलुगु देशम पार्टी। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा पार्टी का नया नाम दिया गया है, उसे प्रतीक आवंटित किया गया है। इसके बारे में देखें तो चुनाव आयोग ने चिराग पासवान के नेतृत्व वाले जन लोक शक्ति पार्टी को हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह और आवंटित जो नाम दिया गया है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है ना वो नाम दिया गया। रामविलास पासवान के पुत्र थे चिराग पासवान, रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री थे बीजेपी की सरकार में, इनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद इनके पुत्र काफ़ी अब ये अलग एक पार्टी चला रहे हैं और इस पार्टी का नाम देखिए अब आवंटित कर दिया गया है किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, जन लोक शक्ति पार्टी जो है। और इसका हेलीकॉप्टर जो है वो चुनाव चिन्ह है। देखिए पशुपति कुमार पारस को क्या किया गया है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम दिया गया है और सिलाई मशीन इनका चुनाव चिन्ह है। आप मुझे चुनाव आयोग के बारे में बताएंगे। ठीक है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अगर ये संवैधानिक निकाय है तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अगर ये सांविधिक निकाय है तो देखा जाए तो किस एक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए, उनका कार्यकाल बताइए, कब से कब तक होता है, अन्य चुनाव आयुक्त अगर हैं तो कौन है। ठीक है, ये चीज़ आप मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है, खबरों में रहा मैप फ्लावर क्या है। मैप फ्लावर जो है, मैप फ्लावर 400 जो है वो खबरों में रहा, तो ये क्या है, सुपर कंप्यूटर है, अंतरिक्षयान है, आर्टिफिशियल जहाज़ है, अत्याधुनिक टेलीस्कोप है। करेक्ट आंसर है सी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज़ है जिसका नाम है मैप फ्लावर। इसके बारे में देखें तो मैप फ्लावर सोलर पैनल से युक्त दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज़ है जिसका नाम है मैप फ्लावर 400 और ये देखिए सोलर पैनल से युक्त है। ठीक है, इसका निर्माण समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमोर के द्वारा
IBM के सहयोग से, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सहयोग से किया गया। मैफ्लावर 400 का कार्य देखिए क्या है, ये समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगी, जलीय स्तनधारियों की निगरानी करेगी और पानी में प्लास्टिक विश्लेषण करेगी। जो प्लास्टिक है पानी का उसका ये विश्लेषण करेगी। कौन? मैफ्लावर, जो कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। किसके द्वारा? समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमोर और IBM के सहयोग के द्वारा ये निर्मित किया गया। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, किसके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग के द्वारा, WHO के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा जारी की जाती है। इसके बारे में देखें तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा यूनिसेफ के स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में देखिए क्या बताया गया है, बच्चों एवं नौजवानों में कोविड-19 के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाला। देखिए कोविड-19 के दौरान, इस रिपोर्ट में बताया कि कोविड-19 के दौरान जो बच्चे, खासकर जो 24 से लेकर के जो 25 साल के उम्र के बीच के जो लोग हैं, चूँकि देखा जाए तो 18 और 21 के बाद तो वो बच्चे नहीं रह जाते हैं, एडल्ट में जाएंगे तो, लेकिन इन जो 15 से जो 24 साल के लोग हैं उन पे जो मानसिक प्रभाव पड़ा, जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो वो कुंठित भावना में, जो वो अवसाद से ग्रसित होने लगे हैं, किस दौरान? कोविड-19 के दौरान, वो इस रिपोर्ट में उस पर प्रकाश डाला गया है। कौन सी रिपोर्ट में? यह है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा जारी की जाती है। और यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया गया है इसके द्वारा। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 15 से 14 साल के बच्चों में 7 में से 1 बच्चा अक्सर उदास महसूस करता है और काम करने में दिलचस्पी नहीं लेता। देखिए आप लोग भी अपने आसपास के बच्चे हैं, अगर आपके घर में हैं, आपके आसपास लोग हैं, तो थोड़ा ये सारी चीज़ें नोटिस क्या करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना जागरूकता से ही दूर की जा सकती है। आप उनके साथ रहिए, आप उनके साथ कोऑपरेट करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, उनकी चीज़ों को जानने का प्रयास करिए कि वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कहाँ उनका रुझान किस तरफ जा रहा है। ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करिए, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं ना वो एक तरीके से काउंसलिंग के ही द्वारा दूर की जाती है। और काउंसलिंग जरूरी नहीं डॉक्टर करता, काउंसलिंग हमारे दोस्त, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, कोई भी एज ए काउंसलर। और काउंसलर क्या होता है? काउंसलर जो होता है वो हमारे मन की बातों को जानना। जब हम किसी से अपनी मन की बातों को रख देते हैं ना दोस्तों, तो हम वैसे भी बहुत इजी फील करते हैं और बहुत सारे समाधान हमारी बातों का निकल जाता है जब अपनी चीज़ों को अपने दूसरों के सामने रखते हैं। और वो दूसरा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमसे एनर्जेटिक होना चाहिए, जिससे हमें एक पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हो। तो अपने आसपास के लोगों को देखो, ये सारी चीज़ें ना हमारा एक कर्तव्य बनता है अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति। तो ये जो चुनौती है वो कोई एक के द्वारा नहीं, कोई सरकार के द्वारा नहीं दूर की जा सकती, ये लोगों के द्वारा, ये हम जैसे सारे लोग मिल करके ऐसे आने वाली चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एज है, ये जो उम्र है, ये आने वाला भविष्य है हमारे देश का। अगर आज इनके पे किसी प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव इनके दिमाग पे, इनके शरीर पे पड़ेगा, तो एक तरीके से हमारे देश के आने वाले रिसोर्सेज पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप लोग करिए, आप लोग प्रशासक बनने जा रहे हैं, आपका दायित्व तो बनता है ये सब चीज़ों के प्रति, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब आ जाता है फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में देखिए कि भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया कनाडा में, ठीक है। ये भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कॉर्नर का उद्घाटन किया गया कनाडा में। भारत और श्रीलंका देश के बीच जो अभी संयुक्त सैन्याभ्यास हुआ था, मित्र शक्ति का 8वां संस्करण का आयोजन अम्पारा में हुआ था, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी किया था, कल या परसों की क्लास में किया था। मित्र शक्ति जो था वो भारत और श्रीलंका के बीच एक युद्ध सैन्याभ्यास है, इसका 8वां संस्करण आयोजित हुआ। कहाँ पे हुआ? अम्पारा में हुआ। अफगानिस्तान के लिए फास्ट ट्रैक इमरजेंसी वीज़ा की सुविधा शुरू की किसने किया? भारत ने किया है, ठीक है। फास्ट ट्रैक इमरजेंसी वीज़ा की शुरुआत की है भारत ने अफगानिस्तान में सुविधा, ठीक है, अफगानिस्तानियों के लिए। नेक्स्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया कोयला मंत्रालय के द्वारा, इसको इसके शामिल किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरली जब आप वृक्षारोपण अभियान शुरू करेंगे और आपके ऑप्शंस में अगर कोयला मंत्रालय आएगा ना, मान लीजिए आपको इस वृक्षारोपण अभियान के बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी सोचें कि चलो कुछ मैं एलिमिनेट करता हूँ, तो आप तो कोयला मंत्रालय को सबसे पहले अलग कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको बिल्कुल कैच कर, आंखों में एकदम कैद कर लो, कैप्चर कर लो कि वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया।
क्रिप्टो एक्सचेंज क्राइम TCX ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया। किससे शामिल किया? अमिताभ बच्चन को। ठीक है। स्तन कैंसर जागरूकता माह जो है 2021 की शुरुआत हुई 1 से लेकर के 31 अक्टूबर के, ये जो माह चल रहा है, ये जो वक्त चल, यानी कि जो महीना चल रहा है अक्टूबर का, वो स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में है, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू होकर के 31 अक्टूबर तक चलेगा। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया गया, 5 अक्टूबर को मनाया गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बताइए कि जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसका जो रिसर्च सेंटर जो खोला जा रहा है वो कहाँ पर खोला जा रहा है, और दूसरी चीज़ बताएंगे कि इसे कब जो है, इतना ही बताओ, बहुत ज़्यादा आजकल वर्क दे रही हूँ मैं आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि विश्व शैक्षिक दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया है 5 अक्टूबर को। इस बार थीम देखिए क्या है, शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक। ठीक है, शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक जो है इस बार के विश्व शैक्षिक दिवस का थीम था। 5 अक्टूबर को मनाया गया और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। भारत में स्टारलिंक उपग्रह ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख बनाया गया, संजय भार्गव को बनाया गया। भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन के महासचिव नियुक्त हुए। कौन नियुक्त हुए? आलोक सहाय जो है वो इंडियन स्टील एसोसिएशन के महासचिव जो है नियुक्त हुए। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। किसने संभाला? BC पटनायक ने LIC का, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। चलिए अब आ जाते हैं हम फैक्ट्स ऑफ द डे में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाला चावल की किस्म जिसे GI टैग मिला है वो देखिए वाडा कोलम है। वाडा कोलम कहाँ का चावल है जिसे GI टैग मिला है? ये महाराष्ट्र का चावल है। महाराष्ट्र में कहाँ उगाया जाता है? पालघर जिले में वाडा में व्यापक रूप से इसको उत्पादित किया जाता है और इसके वाडा कोलम चावल को GI टैग मिला है। विश्व वित्तीय योजना दिवस जो मनाया गया 6 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व पर्यावास दिवस जो मनाया गया वो 4 अक्टूबर को मनाया गया। चलिए अब यूपी स्पेशल पे आते हैं। यूपी स्पेशल में हमारा सबसे पहले यूपी स्पेशल है कि एक पौधों में एक साथ दो सब्जियां उगाने का प्रयोग किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो कि वाराणसी का है, वहाँ पे ये प्रयोग जो है किया गया। क्या किया गया? एक पौधे में एक साथ दो सब्जियां उगाने का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट है। देश का पहला वर्चुअल मॉल खोला जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। मार्च 2021 में इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है 2020 में प्रदेश के शहर को शामिल किया गया। कितने? 14 शहरों को। देखिए इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो जारी किया गया था 2020 का 2021 मार्च में जारी किया गया। और ये किसके द्वारा जारी किया गया फ्रेंड? ये ध्यान रखिएगा, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसमें पढ़ लीजिए, आपसे इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स से क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें 111 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें जो सबसे बड़े शहरों के सबसे बड़ा जो शहर है जो रहने योग्य में, सबसे बड़े शहरों में जो रहने योग्य है, जिसमें कि बड़ा शहर किससे हम लेंगे? देखिए जनसंख्या के आधार पे हम मानते हैं कि कौन सा शहर छोटा है, कौन सा शहर बड़ा है। तो देखिए मिलियन प्लस अगर जनसंख्या है तो वो बड़े शहरों में आएगी। तो बड़े शहरों में रहने योग्य जो शहर है उसमें सबसे देखा जाए बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु है, फिर उसके बाद पुणे है। ठीक है, तीसरे नंबर पर अहमदाबाद है। ठीक है, बड़े शहरों में रहने योग्य शहर है। छोटे शहरों में जो रहने योग्य शहर है, छोटे शहरों में मिलियन से कम जो जनसंख्या है वो छोटे शहरों में आएंगे। और उसमें जो रहने योग्य शहर है वो देखिए शिमला है। ठीक है, शिमला है और भुवनेश्वर है। ठीक है, भुवनेश्वर लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए आपका सिलवासा लिख लीजिए। ठीक है, सिलवासा। तो ये सब क्या थे कि बड़े शहरों में बेंगलुरु टॉप पे हो जाता है, छोटे शहरों में शिमला टॉप पे हो जाता है। और देखिए उत्तर प्रदेश के 14 शहर शामिल किए गए, जिसमें टॉप पे अगर लें तो लखनऊ है, 26वें नंबर पे है लखनऊ। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद 26वां ही है, 26वें नंबर पे है लखनऊ। तो ये इजी ऑफ लिविंग जो इंडेक्स है इसके बारे में यही पूरा फैक्ट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 111 शहर शामिल है, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। बड़े शहरों में रहने योग्य शहर बेंगलुरु है सबसे टॉप पे, छोटे शहरों में रहने योग्य शहर जो है शिमला है सबसे टॉप पे। और देखा जाए उत्तर प्रदेश के 11 शहर है जिसमें टॉप पे लखनऊ है। ठीक है, 14 शहर है जिसमें टॉप पे कितने? लखनऊ है। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा महासभा वे की ओर से संस्कृत संसद 2021 का आयोजन किया जाएगा काशी में किया जाएगा, यानी कि वाराणसी में किया जाएगा। ठीक है, भगवान की नगरी काशी।
ठीक है। शुभ जी ने काफ़ी अच्छा बताया था मुझे काशी के बारे में, अपने वाराणसी क्षेत्र के बारे में काफ़ी अच्छा लगा, बड़ा मन हुआ आऊँ चलूँ वहाँ घूमूँ, कभी होगा तो बिल्कुल आऊँगी, वहाँ पे देखूँगी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। शुभ ने काफ़ी अच्छा आपने बताया था। बाकी देखें तो फरवरी और मार्च 2021 तक सरस आजीविका मेला का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया गया? ये नोएडा में किया गया सरस आजीविका मेले का आयोजन फरवरी मार्च 2021 में। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब मैं जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है मैं आप लोगों के लिए सारे रिवीजन सेशन भी ला रही हूँ ताकि करंट का आपका रिवीजन हो जाए। इवन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका जीएस भी रिवीजन करा दूँ। बस वन लाइनर जितने फैक्ट्स हैं वो फटाफट एज अ रीडिंग मूड में पूरा आप लोग को पूरा करा दूँ, ताकि जिसमें कि पॉलिटी कवर करा दिया जाए, हिस्ट्री कवर करा दिया जाए, आपका ये सारी चीज़ें एक साथ कवर करा दी जाए, चूँकि पीसीएस अब बिल्कुल आपके सामने है। तो इसके साथ फ्रेंड आप लोग काफ़ी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास बस इतना है कि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर सकती हूँ, जितना मेरे हाथ में है कि जितना भी मैं मेहनत कर सकती हूँ ताकि आपका बेहतर से बेहतर आपका रिजल्ट आ सके। बाकी जितना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दे रहे हो, जितना आप मुझे प्यार दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग मेरे लिए मोटिवेशन हो, ठीक है। आप लोग से ही मैं हूँ और आप लोग अगर आगे बढ़ोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके लिए बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकती हूँ, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।